एक समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम लोग प्यार से काका कुम्हार कहते थे। काका बेहद मेहनती था। उसकी उंगलियां मिट्टी को ऐसे गढ़ती थीं जैसे कोई कलाकार अपनी तूलिका से चित्र बनाता हो। उसके आंगन में हमेशा कच्ची मिट्टी की महक भरी रहती थी। पर उसके घर की हालत बहुत खराब थी। छप्पर से बूंदें टपकती थीं। बरसात में फर्श कीचड़ से भर जाता था। और घड़े बर्तन बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता था, उससे बस चूल्हा जल जाता था। फिर भी काका कभी शिकायत नहीं करता था। वह हर सुबह नदी किनारे जाकर मिट्टी खोदता, उसे गूंथता, चाक पर चढ़ाकर बर्तन बनाता और शाम को गांव के हाट में बेचने जाता। उसकी आंखों में हमेशा एक शांत उम्मीद रहती कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका घर खुशियों से भर जाएगा। उसी राज्य में एक राजकुमारी थी जो अपनी समझदारी और सरलता के लिए जानी जाती थी। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच रहते हुए भी वह सामान्य लोगों के जीवन, उनकी परेशानियों और उनके संघर्षों को समझना चाहती थी। वह अक्सर महल की खिड़की से नीचे बसे गांवों की ओर देखती और सोचती कि आखिर लोग किन हालात में जीते होंगे। उसे अपने पिता से अक्सर यह कहते सुनाई देता था कि राज्य की असली ताकत जनता होती है। राजकुमारी यह बात दिल से मानती थी, लेकिन उसे कभी आम लोगों के बीच जाने का मौका नहीं मिल पाता था। राजमहल के नियम कड़े थे। सुरक्षा का बहाना देकर उसे बाहर जाने की अनुमति मुश्किल से मिलती थी। एक दिन राजकुमारी ने मन ही मन ठान लिया कि वह गांवों को खुद देखेगी। उसने अपने वस्त्र बदलकर एक साधारण ग्रामीण लड़की जैसा रूप बनाया और बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गई। रास्ता लंबा था, पर राजकुमारी के मन में उत्साह भरा था। जब वह काका कुम्हार के गांव पहुंची, तो उसने देखा कि लोग बड़े संघर्षों के बीच भी हंसते बतियाते अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मिट्टी की खुशबू से भरी गलियों से गुजरते हुए वह उस छोटे से घर के सामने पहुंची जहां काका चाक चला रहा था। मिट्टी घूमती थी और काका के हाथ उसके साथ ताल में नाचते थे। राजकुमारी मंत्रमुग्ध होकर खड़ी रह गई। उसने देखा कि काका घड़ा बनाते बनाते कई बार उसे सुधारता, फिर भी चेहरे पर कोई गुस्सा या थकान नहीं आता था, सिर्फ शांति, धैर्य और सरलता। राजकुमारी ने उससे एक छोटा सा प्याला खरीदना चाहा, लेकिन काका ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तू तो पहली बार आई है। पहला बर्तन तो मेरे घर में आने वाले हर मेहमान के लिए मुफ्त होता है। राजकुमारी हैरान थी कि इतना गरीब आदमी भी इतना उदार कैसे हो सकता है। उसने काका से कई बातें पूछी, उसकी कला, उसकी कठिनाइयां, उसके सपने। काका ने कहा, बिटिया, सपने तो बहुत हैं, लेकिन पहले पेट भरने लायक काम हो जाए, बस वही काफी है। राजकुमारी को यह सुनकर बड़ा दुहक हुआ, पर उसने खुद को जाहिर नहीं होने दिया। उसने मन ही मन तय किया कि वह इस कुम्हार की मदद जरूर करेगी, लेकिन ऐसे कि उसे दान जैसा न लगे, बल्कि उसकी मेहनत की कद्र बढ़े। अगले दिन वह महल लौट गई और अपने पिता से मिलकर गांवों की हालत के बारे में बताया। उसने प्रस्ताव रखा कि राज्य में एक कला और शिल्प उत्सव आयोजित किया जाए, जहां कारीगरों को अपना काम दिखाने और बेचने का अवसर मिले। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया और तैयारियां शुरू कर दी गईं। उत्सव के दिन राज्य के हर गांव से कारीगर आए, बुनकर, बढ़ई, लोहार और कुम्हार। काका भी अपने घड़े बर्तन लेकर पहुंचा, पर उसे लगा कि उसकी साधारण सी वस्तुएं इतने बड़े आयोजन में कौन खरीदेगा। लेकिन जब लोगों ने काका के बर्तनों को देखा, तो वे दंग रह गए। मिट्टी की महीन बनावट, आकार की सुंदरता और सतह पर उभरी सरल रेखाएं, सब कुछ इतना आकर्षक था कि उसके बनाए बर्तन पल भर में बिकने लगे। राजकुमारी दूर से यह देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी योजना सफल हुई। राजा स्वयं काका के स्टॉल पर आया और उसकी कला की सराहना की। जल्द ही काका पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। दिन महीनों में बदले और काका की आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत कराई, चाक नया खरीदा और गांव के कई बच्चों को मिट्टी के शिल्प बनाना भी सिखाने लगा। राज्य भर में उसकी कला की वजह से गांव भी प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन काका को कभी घमंड नहीं हुआ। वह अब भी पहले की तरह शांत, विनम्र और हंसमुख ही रहा। राजकुमारी समय समय पर गांव का दौरा करती,
वहां के लोगों से मिलती और उनकी जरूरतों को समझकर राज्य में नई योजनाएं लागू करवाती। काका हमेशा उसका सम्मान करता और कहता, बिटिया, तूने तो हमारे गांव का ही नहीं, हमें जीने की नई आशा दी है। राजकुमारी हंसकर कहती, काका, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी मेहनत ही असली कारण है। समय बीतता गया, राज्य समृद्ध होता गया और गांवों में नई खुशहाली आई। काका के बनाए बर्तन अब दूसरे राज्यों में भी जाने लगे। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को शिक्षा मिले और वे आगे चलकर अपनी मनपसंद कला या काम कर सकें। राजकुमारी और काका के बीच एक गहरी, सम्मान और भरोसे पर टिकी मित्रता बनी रही, जिसमें न कोई दिखावा था, न कोई स्वार्थ, सिर्फ ईमानदारी और इंसानियत की समझ। और इस तरह एक गरीब कुम्हार और एक समझदार राजकुमारी ने मिलकर पूरे राज्य में यह संदेश फैला दिया कि सच्ची संपत्ति पैसों में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों को उठाने की भावना में होती है। काका कुम्हार की ख्याति बढ़ने के बाद भी उसके जीवन में एक चीज वैसी ही रही, उसे आज से सच्ची उसका सरल स्वभाव। लेकिन राज्य में जो बदलाव आ रहा था वह पहले कभी नहीं देखा गया था। राजकुमारी हर हफ्ते किसी न किसी गांव की तरफ निकल पड़ती, कभी खेतों में फसलों की हालत देखने, कभी तालाबों की सफाई के काम पर निगरानी रखने, तो कभी उन बुजुर्गों से मिलने जिनके पास न कोई सहारा था, न कोई साधन। काका अक्सर उसके साथ चलता, क्योंकि अब वह राज्य में कारीगरों का प्रतिनिधि माना जाने लगा था। राजकुमारी और काका जब भी किसी नए गांव पहुंचते, लोग बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते। काका को यह देखकर बड़ी हैरानी होती कि लोग उसके बनाए बर्तन देखकर बच्चों को मिट्टी से खेलना सिखाते और कुछ युवा उसके साथ चलकर कारीगरी सीखने की इच्छा जताते। काका सोचता, यहां तक पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले वह अपनी गरीबी से जूझते हुए बस दिन काटता था, लेकिन अब वही लोग उसे गुरु कहकर संबोधित करते थे। यह सम्मान उसे बहुत विनम्र बना देता था और वह हमेशा कहता कि असली श्रेय तो राजकुमारी को है, जो राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करती है। इसी बीच राज्य में एक नई समस्या उठने लगी। पास के जंगलों में रहने वाले कुछ लोग जंगल के कम होते पेड़ों की वजह से परेशान हो रहे थे। उनके घरों के पास के तालाब सूखने लगे थे और जानवरों के लिए चारा कम होता जा रहा था। यह खबर राजमहल तक पहुंची तो राजकुमारी को चिंता हुई। उसने काका से कहा, हमें वहां जाकर समझना चाहिए कि असली समस्या क्या है। अगले ही दिन वे घोड़ा गाड़ी लेकर जंगलों की ओर निकल पड़े। रास्ते भर काका सोचता रहा कि मिट्टी का काम तो वह जानता है, पर जंगल की समस्या वह कैसे समझेगा। लेकिन राजकुमारी शांत थी। उसकी नजरें पेड़ों की ऊंचाई, पत्तों की हालत और जमीन की नमी पर थीं। जब वे जंगल के किनारे बसे छोटे जनजातीय बस्ती में पहुंचे तो वहां के लोग पहले तो डरे, क्योंकि उन्हें लगा कि राजमहल वाले उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन काका ने आगे बढ़कर सबसे पहले उन्हें अपने हाथों से बनाया एक बड़ा सुंदर घड़ा भेंट किया और कहा, हम यहां किसी को आदेश देने नहीं, समझने आए हैं। लोगों के चेहरे पर धीरे धीरे भरोसा खिलने लगा। बस्ती के बुजुर्गों ने बताया कि लगातार सूखे और पेड़ों के कटने से मिट्टी बंजर होने लगी है। बारिश का पानी रुकता नहीं, बस बहकर निकल जाता है। राजकुमारी ने जमीन को हाथ में लेकर देखा। वह सूखी, भुरभुरी और सिकुड़ी हुई थी। काका ने कहा, जैसे मिट्टी को नया आकार देने से पहले उसे गीला और मुलायम करना पड़ता है, वैसे ही इस मिट्टी को भी फिर से जिंदा करने की जरूरत है। इस एक विचार ने राजकुमारी को एक नई योजना की दिशा दी। उसने राज्य में मिट्टी पुनर्जीवन योजना शुरू करने का फैसला किया, जिसमें तालाब बनाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे और गांवों और जंगल की बस्तियों को मिलकर काम करने का अवसर दिया जाएगा। इस योजना में कारीगरों, किसानों और जनजातियों को बराबर का भागीदार बनाया गया। योजना की शुरुआत काका के गांव से हुई। काका ने मिट्टी की पहचान करने और पानी रोकने के उपायों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। राजकुमारी ने राज्य के विद्वानों और किसानों को एकजुट किया ताकि सभी अपनी अपनी समझ का उपयोग करें। धीरे धीरे यह काम कई महीनों तक चला। नई तकनीकें अपनाई गईं, जगह जगह मिट्टी के बांध बनाए गए, पौधे लगाए गए, बंजर जमीन को गोबर और पत्तों से उपजाऊ बनाया गया। लोग दिन रात मेहनत करते और काका हर दिन गांव गांव जाकर सबको मिट्टी से जुड़ी बातें समझाता।
उसके कहने का ढंग इतना सरल था कि बच्चे भी सीख लेते थे। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। इस बार नदियां अचानक उफन कर नहीं बह गईं, बल्कि मिट्टी ने पानी को थाम लिया। नए तालाब भरने लगे, पुराने कुएं फिर से जीवित हो गए। जंगलों के पास रहने वाले जानवरों को चारा मिलने लगा। बस्तियों में खुशी लौट आई थी। लोग कहते, हमने तो सोचा था कि यह जंगल अब हमेशा बंजर ही रहेगा, पर राजकुमारी और काका ने इसे फिर से सांस दी है। काका यह सुनकर मुस्कुराता और कहता, अरे भाई, हमने तो बस मिट्टी से दोस्ती की है। राजमहल में राजा ने यह बदलाव देखकर राजकुमारी और काका को सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, इस राज्य को ताकत तलवारों से नहीं बल्कि ऐसे कामों से मिलती है जो हर गरीब, हर गांव, हर हर मिट्टी के कण को नई जिंदगी देते हैं। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी, पर राजकुमारी ने धीरे से कहा, हमने जो किया है वह अब भी शुरुआत है। हमें और भी गांवों, और भी जंगलों और भी लोगों तक पहुंचना है। काका ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, जब तक मिट्टी हमें पहचानती रहेगी, हम भी उसकी सेवा करते रहेंगे। इसके बाद राज्य में एक ऐसी परंपरा शुरू हुई कि साल में एक बार मिट्टी उत्सव मनाया जाता, जहां लोग पत्थर के बर्तन नहीं बल्कि मिट्टी के घड़े, दिए, मूर्तियां, सजावटी सामान और तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाते और बेचते। इस उत्सव ने न केवल कारीगरों को नया जीवन दिया, बल्कि शहरों में रहने वाले लोगों को भी मिट्टी की महक से फिर से जोड़ दिया। बच्चे मिट्टी से आकृतियां बनाते और काका उनके बीच बैठकर बताता कि हर बर्तन सिर्फ एक चीज नहीं होता, बल्कि उसमें कलाकार का मन, समय और धैर्य छुपा होता है। राजकुमारी अब राज्य की भविष्यदर्शी नेता बन चुकी थी। लोग कहते, उसने न सिर्फ राजमहल की दीवारें खोलीं, बल्कि लोगों के दिलों के दरवाजे भी खोल दिए। और काका, वह पन अब भी हर सुबह उसी नदी किनारे जाकर मिट्टी खोदता था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके साथ दर्जनों बच्चे, युवा और कारीगर भी होते थे जो उससे सीखते थे। उसका पुराना टूटा फूटा घर अब एक खूबसूरत कुम्हारी विद्यालय बन चुका था, जहां हर आने वाला सीखता कि मिट्टी से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य, सीखा जा सकता है। और इस तरह एक गरीब कुम्हार और एक दूरदर्शी राजकुमारी ने न सिर्फ राज्य बदल दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब दिल में करुणा हो और हाथों में मेहनत की शक्ति, तो कोई भी मिट्टी बंजर नहीं रहती, वह खिल उठती है। राज्य में जब मिट्टी उत्सव की परंपरा चल पड़ी और लोगों की जिंदगी में नई रोशनी आई, तब भी काका कुम्हार के मन में एक ही बात रहती थी कि यह खुशहाली लगातार बनी रहे। वह अक्सर सोचता कि कहीं ऐसा न हो कि लोग कुछ साल बाद फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आएं, जंगलों को अनदेखा कर दें और मिट्टी को फिर से बंजर होने दें। राजकुमारी भी यही चिंता साझा करती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, मिट्टी विद्यालय यात्राएं। इसके तहत काका और कई अन्य अनुभवी कारीगर गांव-गांव जाकर बच्चों को मिट्टी, पानी और खेती का संबंध समझाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी धरती से वही लगाव रखें जो उनके बुजुर्ग रखते आए थे। यह सुनकर लोग बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि पहले कभी किसी ने शिक्षा को इतने सरल और व्यावहारिक तरीके से जोड़कर नहीं देखा था। काका हर गांव में पहुंचकर बच्चों को जमीन का एक छोटा टुकड़ा दिखाता और कहता, इस मिट्टी की भी भावनाएं होती हैं। तुम इसे जैसे संभालोगे, यह भी तुम्हें उसी तरह फल देगी। यह सुनकर बच्चे मिट्टी को किसी जीव की तरह मानने लगते और उसकी रक्षा करने का वचन लेते। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। राज्य के उत्तरी पहाड़ों में रहने वाले चरवाहों ने खबर भेजी कि ऊंचाई पर बर्फ पहले से बहुत तेजी से पिघल रही थी और अचानक से पहाड़ी झरनों का पानी इतना बढ़ गया कि नीचे बसे छोटे छोटे गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था। यह खबर सुनते ही राजकुमारी ने तुरंत सभा बुलाई और फैसला किया कि राज्य के सबसे अनुभवी कारीगर, किसानों और जल विशेषज्ञों की टीम तुरंत वहां जाएगी। काका भी इस टीम में शामिल हुआ, क्योंकि वह मिट्टी और पानी दोनों का स्वभाव अच्छे से समझता था। जब वे पहाड़ी गांवों में पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। पिघलती बर्फ ने जगह जगह गहरी दरारें बना दी थीं, मिट्टी ढह रही थी और पानी तेजी से नीचे बह रहा था। ऐसे हालात में काका ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा कि अगर वे सब मिलकर मिट्टी की दीवारें थामने के लिए लंबी कतार में छोटे छोटे बांध बनाएं,
तो पानी का बहाव नियंत्रित किया जा सकता है। यह सुनकर गांव वाले पहले तो घबरा गए, पर फिर राजकुमारी ने उन्हें भरोसा दिया कि छोटा सा प्रयास भी कई घर बचा सकता है। सभी लोग जुट गए और अगले कई घंटों तक बिना रुके काम होता रहा। जब अंत में पानी की दिशा बदली और बहाव धीमा हुआ, तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पहाड़ों की मिट्टी कमजोर हो चुकी थी और उसे तुरंत मजबूत करने की जरूरत थी। काका ने गांव वालों को बताया कि मिट्टी को हरी घास और पेड़ों की जड़ों से सहारा मिलता है, पर यहां तो जमीन बिल्कुल खाली थी। इसलिए उसने सुझाया कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जो कम समय में तेजी से जड़ें फैलाएं और मिट्टी को थाम लें। राजकुमारी ने राज्य से बीज मंगवाए और कुछ ही दिनों में पहाड़ी ढलानों पर पौधे लगाने का बड़ा अभियान शुरू हो गया। साथ ही राज्य के विशेषज्ञों ने बड़े बड़े पत्थरों को सही जगह जमाकर सस्ती पर जीवित बांध तैयार किए, जो पानी और मिट्टी को नियंत्रित करते। इन प्रयासों के चलते पहाड़ों की धरती ने कुछ ही महीनों में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। जब काका वापस अपने गांव लौटा, तो उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई योद्धा जीत कर लौटा हो। पर काका ने कहा, मिट्टी की रक्षा कोई युद्ध नहीं, यह तो हमारी जिम्मेदारी है। उसकी सादगी और समझदारी को देखते हुए राज्य के कई विद्वानों ने उसे प्रस्ताव दिया कि वह अपने अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख सकें। काका ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। उसकी बातें भला किताब में कैसी लगेंगी? लेकिन राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, काका, किताब शब्दों की नहीं, अनुभवों की ताकत से बनती है। यह सुनकर काका ने पहली बार सोचा कि शायद उसकी बातों में भी वह सादगी और गहराई है जो दूसरों का मार्ग रोशन कर सकती है। धीरे धीरे काका अपने जीवन के अनुभव सुनाकर एक ऐसी पुस्तक तैयार करने लगा जिसमें मिट्टी, पानी, कला, मेहनत और धैर्य के बारे में उसकी गहरी समझ भरी हुई थी। यह किताब पूरी होने के बाद राज्य में धूम मच गई। लोग कहते, यह किताब सिर्फ मिट्टी के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के बारे में है। राजकुमारी ने पुस्तक को राज्य के हर विद्यालय में भेज दिया और बच्चों को इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। समय बीतता गया, राज्य और मजबूत, समृद्ध और जागरूक होता गया। लेकिन काका के मन में एक आखिरी इच्छा थी कि उसके बाद भी कुम्हारी की कला जीवित रहे। इसलिए उसने अपने विद्यालय में एक बड़ी कार्यशाला बनाई और देश भर के युवाओं को आमंत्रित किया कि वे आकर इस प्राचीन कला को सीखें। उसकी उंगलियां अब पहले जितनी तेज नहीं रही थीं, पर उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक चमकती थीं, क्योंकि अब वह जान गया था कि उसकी कला सिर्फ बर्तन नहीं बनाती, बल्कि लोगों के जीवन को आकार देती है। और राजकुमारी, वह अब राज्य की सबसे सम्मानित नेता बन चुकी थी। उसकी नीतियों, उसकी दूरदर्शिता और उसकी संवेदनशीलता ने पूरे राज्य को एक परिवार बना दिया था। वह हर बड़े निर्णय में काका की सलाह लेती, क्योंकि वह जानती थी कि जमीन से जुड़े लोग ही सबसे सच्ची परख रखते हैं। और इस तरह कहानी आगे बढ़ती रही, क्योंकि यह कहानी किसी एक कुम्हार या एक राजकुमारी की नहीं थी। यह कहानी थी मिट्टी की, लोगों की, मेहनत की और उस विश्वास की कि जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया की कोई भी जमीन बंजर नहीं रहती। काका कुम्हार की पुस्तक के राज्य में फैल जाने के बाद एक नया युग मानो शुरू हो गया था। हर गांव के बच्चे मिट्टी को सिर्फ जमीन या खेत नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक जीवित साथी समझने लगे थे। काका जहां भी जाता, लोग उससे सलाह लेते, कभी मिट्टी में दरारें बढ़ने पर, कभी खेतों में नई किस्म की फसल उगाने के बारे में, कभी वर्षा के पानी को कैसे रोका जाए, इस पर काका के मन में अब एक और महत्वपूर्ण विचार पनप रहा था। वह चाहता था कि राज्य के लोग सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा ही न करें, बल्कि खुद भी इस धरती से उतनी ही सीखें जितनी वह देती है। इसी सोच से उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमने मिट्टी को बचाया है, अब हमें मिट्टी के साथ जीना भी सीखना है। यह हमें सिखाती है कि हर आकार मेहनत से बनता है और हर घड़ा तभी टिकता है जब उसकी नींव मजबूत हो। उसकी बातें सीधी मगर बेहद गहरी होती थीं, जिन्हें सुनकर लोग घंटों सोचते रहते थे। इसी समय राज्य में एक नई समस्या उभरने लगी। बाजारों में ऐसे व्यापारी आने लगे जो मशीनों से बने रंग बिरंगे बर्तनों को सस्ते दामों में बेचते थे।
लोग इन चकाचौंध वाले बर्तनों की तरफ आकर्षित होने लगे और कारीगरों के असली मिट्टी के सामान की बिक्री धीरे धीरे घटने लगी। कारीगर चिंतित हो गए कि कहीं उनका मेहनत वाला काम फिर से पीछे न छूट जाए। काका ने यह देखा तो उसके मन में चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने घबराकर फैसला नहीं लिया। वह कई दिनों तक सोचता रहा कि क्या किया जाए ताकि लोग फिर से अपनी मिट्टी की ओर लौटें। तभी उसने देखा कि मशीनों से बने बर्तनों में वह आत्मा, वह गर्माहट, वह मन की छाप नहीं है जो हस्त निर्मित बर्तनों में होती है। उसने समझा कि लोगों को अंतर समझाना जरूरी है। उसी दिन उसने गांव के चौपाल में एक खुली सभा बुलाई और वहां सबके सामने दो बर्तन रखे। एक मशीन से बना चमकीला और दूसरा उसके हाथों का साधारण सा घड़ा। उसने कहा, पहला बर्तन चमकता जरूर है, पर इसमें किसी का मन नहीं है। दूसरा भले ही साधारण है, पर इसमें मेहनत की तपिश है, किसी इंसान के धैर्य की गूंज है। यह सुनकर लोगों के बीच फुसफुसाहट हुई और धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि असली मूल्य चमक दमक में नहीं, बल्कि कला और मेहनत में है। राजकुमारी ने भी इस बदलते माहौल को समझा और उसने राज्य भर में असली कला पहचानो अभियान शुरू किया। इसके तहत स्कूलों में बच्चों को अलग अलग बर्तन पकड़ाकर उनसे सवाल पूछे जाते, गांवों में प्रदर्शनियां लगती और कारीगरों को अपने काम का महत्व समझाया जाता। यह अभियान इतना सफल हुआ कि शहरों तक में लोग मिट्टी के बर्तनों की तरफ आकर्षित होने लगे। कारीगरों की बिक्री फिर बढ़ने लगी और मशीनों के बर्तन धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। काका को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून लौटा हो। वह कहता, मिट्टी को कोई मशीन नहीं हरा सकती, बस लोगों को उसकी पहचान करवाते रहना पड़ता है। कुछ महीनों बाद राज्य में एक और बड़ा बदलाव आया। राजकुमारी ने यह घोषणा की कि वह गांव-गांव में चलता फिरता शिल्पालय बनवाएगी, जो एक बड़े बैलगाड़ी जैसे वाहन में घूमते घूमते लोगों को कला सिखाएगा। इस शिल्पालय में चाक, भट्ठी, खुरपी, रंग, मिट्टी सब कुछ रखा गया। यह बैलगाड़ी एक गांव से दूसरे गांव जाती और बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब जुटकर नई कला सीखते। काका इस शिल्पालय का मुख्य मार्गदर्शक था। वह जहां जाता, कहानी सुनाते सुनाते हर किसी के हाथ में मिट्टी थमा देता और कहता, इसे दबाओ, इसे महसूस करो, यह तुम्हारी ताकत है। धीरे धीरे इस प्रयास से सैकड़ों नए कारीगर तैयार होने लगे। काका को यह देखकर एक अजीब सी गर्व की अनुभूति होती थी कि उसकी मिट्टी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की पहचान बन चुकी थी। इसी बीच राजकुमारी ने काका से कहा कि वह एक और बड़ा सपना देख रही है, राज्य में एक विशाल मिट्टी संग्रहालय बनाने का। इस संग्रहालय में सिर्फ बर्तन नहीं होंगे, बल्कि यह मिट्टी के इतिहास, उसकी किस्मों, उसके विज्ञान और उसके महत्व के बारे में जानकारी देगा। काका यह सुनकर भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कला से प्रेरित होकर एक पूरा संग्रहालय बनेगा। उसने राजकुमारी को कहा, अगर यह बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां भी जानेंगी कि मिट्टी सिर्फ खिलौना नहीं, यह जीवन की शुरुआत है। राजकुमारी ने काम शुरू करवाया और कारीगरों की मदद से एक विशाल, असल, सुंदर, वक्राकार भवन तैयार हुआ, जो किसी बड़े मिट्टी के घड़े जैसा दिखता था। इसकी दीवारें मिट्टी के मिश्रित लेप से बनी थीं और अंदर हर कोने में मिट्टी की कहानी बसी थी। राज्य के लोग दूर दूर से आने लगे और यह राज्य का गौरव बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और वहां के लोग परेशान हो गए। उनके पास न पीने का पानी था, न फसलें बची थीं। जब यह खबर काका और राजकुमारी तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देरी किए राहत का कारवां भेजा। काका ने अपनी पुस्तक के सिद्धांतों के अनुसार वहां की मिट्टी का निरीक्षण किया और बताया कि पानी के बहाव को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध, घास के पट्टे और मिट्टी के टीले बनाए जाएं। राजकुमारी ने अपने राज्य के सैकड़ों कारीगरों और किसानों को वहां भेजा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वहां की जमीन ने भी पानी थामना शुरू कर दिया और लोग फिर से राहत महसूस करने लगे। पड़ोसी राज्य के राजा ने काका और राजकुमारी का सम्मान करते हुए कहा, आपके कारण हमारे राज्य ने फिर से सांस ली है। काका मुस्कुराते हुए बोला, मिट्टी की भाषा कहीं भी एक ही होती है, बस उसे समझने की जरूरत है। पड़ोसी राज्य की मदद करने के बाद काका और राजकुमारी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
लेकिन इससे उनके मन में घमंड नहीं आया, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। काका अक्सर कहता, मिट्टी की सेवा कोई एक बार का काम नहीं, यह जीवन भर का रिश्ता है। इसी सोच के साथ दोनों ने अपने राज्य में अगला बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि राज्य की हर नदी, हर तालाब, हर खेत और हर जंगल एक दूसरे से जुड़ जाएं, ताकि किसी एक जगह का संकट पूरे राज्य में न फैल सके। इसलिए उन्होंने धरती चक्र योजना शुरू की। इसका मतलब था कि जहां पानी ज्यादा है, वह नालों और नहरों के जरिए उन जगहों तक पहुंचे जहां पानी कम है। जहां मिट्टी उपजाऊ है, वहां के किसान अपने तकनीक और बीज उन जगह लेकर जाएं जहां जमीन कमजोर है। जहां जंगल घने हैं, वहां के पेड़ों के बीज सूखे इलाकों में भेजे जाएं। इस योजना के तहत काका खुद कई महीनों तक राज्य के अलग अलग छोरों पर घूमता रहा। कभी ऊंचे पहाड़ियों पर जाकर मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीके समझाता, कभी नदी किनारे बसे गांवों को सिखाता कि नावें सिर्फ नदी पार करने का साधन नहीं, बल्कि नदी की सफाई और देखभाल की सराहनीय और सनाया की जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। वह लोगों से कहता, नदी के बहते पानी में सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि हमारा व्यवहार भी बहता है। जैसा हम नदी को देंगे, नदी भी हमें वही लौटाएगी। धीरे धीरे राज्य भर में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। खेतों की मिट्टी मुलायम हो गई थी, जंगलों में नई हरियाली फैलने लगी थी और नदी का पानी साल भर साफ बहने लगा था। राजकुमारी यह देखकर खुश होती, लेकिन वह जानती थी कि विकास जितना आसान लगता है, उसे टिकाए रखना उतना ही कठिन होता है। उसने देखा कि शहरों में रहने वाले कुछ लोग अब भी प्रकृति के प्रति उतने जागरूक नहीं थे। वे नदी किनारे कूड़ा फेंक देते, मिट्टी के बर्तनों की बजाय चमकीले लेकिन जल्दी टूट जाने वाले सामान खरीदते और लकड़ी की चीजों का इस्तेमाल बिना सोचे करते। राजकुमारी ने यह बात काका से साझा की। काका कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, राजकुमारी, शहरों में रहने वाले लोग मिट्टी से दूर हो गए हैं, इसलिए वे उसकी अहमियत समझ नहीं पा रहे। हमें उन्हें मिट्टी से दोबारा जोड़ना होगा। काका ने सुझाव दिया कि पूरे राज्य के शहरों में मिट्टी अनुभव केंद्र बनाए जाएं। ऐसी जगहें जहां लोग अपने हाथों से मिट्टी छू सकें, चाक चलाकर एक छोटा बर्तन बना सकें और समझ सकें कि किसी कारीगर की मेहनत और धरती की मेहनत कैसे मिलकर एक सुंदर चीज जन्म देती है। राजकुमारी ने इस सुझाव को तुरंत अपनाया। कुछ ही महीनों में बड़े बड़े नगरों में ऐसे केंद्र खुल गए। शहरों के बच्चों को यह इतना पसंद आया कि वे स्कूल से छुट्टी के बाद वहां घंटों बिताते, अपने हाथों में मिट्टी को गूंथते, उसे चाक पर घुमाते। कभी टेढ़ा बर्तन बन जाता, कभी बेसुरा आकार, मगर फिर भी वे हंसते और कहते, अरे, अगली बार सही बनेगा। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है, यह धैर्य सिखाती है, संतुलन सिखाती है और मन की चंचलता को शांत करती है। कारीगरों की कला फिर से सम्मानित होने लगी। शहरों में भी मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बढ़ने लगी और लोग मशीनों की वस्तुओं से अधिक हस्तनिर्मित चीजें खरीदने पर जोर देने लगे। काका जब भी इन केंद्रों का दौरा करता, बच्चे उसके पास भागकर आते और कहते, काका देखो, हमने क्या बनाया। और काका हर बार मुस्कुराता, चाहे बर्तन कितना भी टेढ़ा या अजीब क्यों ना हो, और कहता, अरे वाह, इसमें तुम्हारा मन दिख रहा है, यह सबसे खास है। इसी दौरान राज्य में एक नई चुनौती खड़ी हुई। दूर दक्षिणी सीमा पर सूखी हवाएं चलने लगी थीं, जिससे वहां की फसलें तेजी से सूख रही थीं। मिट्टी हवा से उड़ने लगी थी और किसान परेशान होने लगे थे। राजकुमारी ने तुरंत काका को बुलाया। दोनों ने मिलकर दक्षिणी इलाकों का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमीन पर नमी लगभग खत्म हो चुकी थी और हवा इतनी तेज थी कि मिट्टी को पकड़ना मुश्किल हो गया था। काका ने कहा, यह मिट्टी डरी हुई है, इसे सहारे की जरूरत है। उसने किसानों को समझाया कि हवा से मिट्टी की रक्षा के लिए हरित रक्षा पट्टी बनानी होगी, यानी खेतों की सीमाओं पर झाड़ियों, छोटे पेड़ों और घास की लंबी कतारें लगानी होंगी, ताकि हवा सीधे मिट्टी पर न लगे। राजकुमारी ने तुरंत बीज मंगवाए और लोगों की मदद से पूरे इलाके की सीमाओं पर पौधे लगाए गए। कुछ हफ्तों बाद जब पौधे बढ़ने लगे, तो मिट्टी उड़ना कम हो गई और फसलें फिर से संभलने लगीं। किसान खुश होकर कहते, काका ने तो हवा को भी हमारी दोस्त बना दिया। लेकिन सबसे अद्भुत,
क्षण तब आया जब राजकुमारी ने राज्य की सबसे बड़ी सभा में यह घोषणा की कि काका कुम्हार को धरती संरक्षक की उपाधि दी जा रही है। एक ऐसा सम्मान जो राज्य में किसी भी योद्धा, विद्वान या मंत्री को नहीं मिला था। सभा में खड़ा होकर काका बोला, मैं कोई संरक्षक नहीं, मिट्टी ने ही मुझे सिखाया है कि हर जीव को दूसरों का सहारा बनना चाहिए। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मिट्टी रोज करती है। उसकी बातों ने पूरी सभा को शांत कर दिया, जैसे किसी ने सभी के दिल पर हाथ रख दिया हो। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब राज्य के बाहर के देश भी काका और राजकुमारी से सीखने आने लगे थे। दूर देशों से लोग आकर मिट्टी के संरक्षण, वर्षा प्रबंधन, पौधरोपण और कारीगरी की तकनीकें सीखते। काका जब भी उन्हें सिखाता वह कहता, मिट्टी की भाषा सब समझते हैं, बस इसे सुनने की आदत पैदा करनी होती है। और राजकुमारी हर नए आगंतुक से कहती, राज्य की शक्ति सैनिकों में नहीं, बल्कि मिट्टी और किसानों के हाथों में है। मेला वासी है। धरती संरक्षक की उपाधि मिलने के बाद भी काका कुम्हार पहले जैसे ही सरल बने रहे। वह अपने चाक, अपनी मिट्टी और अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर उसी प्रेम से लौटता था जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले में रोज शाम को लौटता है। लेकिन अब उसके घर के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती। कोई किसान अपनी फसल को बचाने की सलाह लेने आता, कोई कारीगर अपने टूटे घड़े को ठीक करवाने आता, कोई बच्चा मिट्टी से नया आकार बनाना सीखने आता। काका हर किसी को समय देता, हर किसी की बात सुनता और बिना थके हर किसी को समझाता कि मिट्टी की तरह मन भी नम्र और तैयार होना चाहिए, तभी वह अच्छे आकार ले सकता है। राजकुमारी अक्सर दूर से यह दृश्य देखती और मन ही मन मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि काका सिर्फ चीजें नहीं बनाता, वह मनों को आकार देता है। परंतु जैसे जैसे काका और राजकुमारी का काम बढ़ता गया, वैसे वैसे राज्य में एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या यह सब हमेशा चलता रहेगा? क्या भविष्य की पीढ़ियां भी इस तरह प्रकृति का सम्मान करेंगी? राजकुमारी के मन में भी यही सवाल उठता, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य के लोग सिर्फ मिट्टी का उपयोग ही न करें, बल्कि मिट्टी के विज्ञान, उसके इतिहास, उसके जीवन चक्र और उसके भविष्य को भी समझें। उसने राज्य के विद्वानों को बुलाया और कहा, हम एक ऐसा शिक्षा केंद्र बनाएंगे जहां बच्चे किताबों से नहीं, धरती से सीखेंगे, जहां सीखने का पहला सबक होगा धरती का आदर। इस प्रकार धरतीशाला की योजना शुरू हुई। यह कोई साधारण विद्यालय नहीं था। यह पूरी तरह मिट्टी, पेड़ों, पानी, खेतों और जंगलों के बीच बनाया जा रहा था। काका को इस विद्यालय का मुख्य मार्गदर्शक बनाया गया। प्रारंभिक महीनों में काका रोज वहां जाकर विद्वानों से बातें करता, उन्हें दादी नानी से सुनी कहानियां सुनाता, अपनी यात्रा के अनुभव बताता और मिट्टी की विभिन्न किस्मों को पहचानने के सरल तरीके सिखाता। विद्वान उसकी बातों से चकित रह जाते। उन्हें लगता कि यह कुम्हार तो जमीन का चलता फिरता पुस्तकालय है। काका कहते, किताबों में लिखा ज्ञान मिट्टी की भाषा सीखे बिना अधूरा है। धरतीशाला जब खुली तो राज्य भर से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। वहां का पहला पाठ यह था कि हर बच्चा एक मुट्ठी मिट्टी अपने घर से लाए। जब 100 से भी ज्यादा बच्चों ने अपनी अपनी मिट्टी लाई, तो काका ने उन्हें एक विशाल मैदान में गोल घेरा बनाकर खड़ा किया और कहा, अब सब अपनी मिट्टी को जमीन पर फैलाओ। बच्चों ने ऐसा किया। मिट्टी के छोटे छोटे ढेर एक दूसरे के बगल में पड़े थे, कहीं लाल, कहीं काली, कहीं पीली, कहीं भूरी। काका बोला, देखो, हर मिट्टी अलग है, पर सब धरती की संतान हैं। जैसे हम अलग हैं पर एक हैं। यह सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठीं। उस दिन उन्होंने सिर्फ मिट्टी नहीं देखी, बल्कि अपने बीच की एकता और विविधता को महसूस किया। यह शिक्षा किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती। उसी दौरान राज्य में एक और घटना घटी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। राज्य की सीमाओं के पास अचानक एक नया पर्वत फट पड़ा था। वह कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं था, लेकिन गहरे भीतर की मिट्टी खिसककर एक छोटे पहाड़ी के रूप में ऊपर उठ आई थी। लोग डर गए कि अगर धरती इस तरह उभरती रही तो गांवों को खतरा हो सकता है। राजकुमारी ने तुरंत काका को बुलाया और दोनों उस स्थान पर पहुंचे। वहां का दृश्य अजीब था। धरती फटी हुई थी, मिट्टी के ढेले इधर उधर बिखरे थे
और पेड़ों की जड़ें बाहर निकल आई थीं। काका ने जमीन पर बैठकर मिट्टी को हाथ में लिया और शांत मन से बोला, यह मिट्टी रो रही है। इसे बहुत समय से आराम नहीं मिला था। हमें इसे सहारा देना होगा। राजकुमारी ने पूछा, क्या मिट्टी भी थक जाती है काका? काका मुस्कुराया, बिल्कुल। जैसे इंसान थकता है, वैसे धरती भी थकती है। उसने सालों तक हमें संभाला, अब हमें इसे संभालना है। फिर उन्होंने आसपास के गांवों के किसानों को बुलाया और एक विशेष अभियान शुरू किया। उन्होंने वहां कड़ी जड़ों वाले पौधे लगाने शुरू किए ताकि जमीन को मजबूती मिले। उन्होंने मिट्टी को ढकने के लिए घास, पत्ते और लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल किए ताकि धूप सीधा उस पर न पड़े। उन्होंने पानी का बहाव भी इस तरह मोड़ा कि मिट्टी धुलकर न जाए। कई महीनों की देखभाल के बाद वह उभरा हुआ पहाड़ स्थिर हो गया और जंगल फिर बसने लगा। लोग कहते, काका ने धरती को शांत कर दिया। जहां वह रो रही थी, अब वहां जीवन फिर से जाग उठा है। धीरे धीरे काका की उम्र बढ़ने लगी। उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी। हाथ पहले जितने तेज नहीं चल पाते थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक और मन की मजबूती वैसी ही थी। राजकुमारी अक्सर उसके पास बैठकर कहती, काका, आपने इस राज्य को वो दिया है जो कोई राजा नहीं दे सकता था। काका हंसकर जवाब देता, राजकुमारी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस मिट्टी का दूत हूं। असली श्रेय उसे दो जिसने हम सबको पाला है। धरतीशाला, चलता फिरता शिल्पालय, मिट्टी अनुभव केंद्र और अब पहाड़ों की देखभाल, इन सब ने राज्य को एक नई दिशा दे दी थी। राज्य अब सिर्फ समृद्ध नहीं था, वह संतुलित था, जागरूक था और धरती के प्रति कृतज्ञ था। लोग कहते, हमारे राज्य का भविष्य मिट्टी जैसा है, गहरा, स्थिर और जीवनदायी। दिन बीतते गए और अब पूरे गांव में यही चर्चा थी कि कुम्हार की मेहनत और राजकुमारी की लगन ने मानो हवा का रुख बदल दिया है। पहले जहां लोग थके हारे से अपने खेतों की ओर जाते थे, अब वही लोग सुबह सुबह उठकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांव में कुछ बड़ा होने वाला है। राजकुमारी रोज महल से निकलकर साधारण कपड़ों में आती, ताकि उसे देखकर कोई घबराए नहीं और वह सबके बीच बैठकर समझ सके कि गांव के लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। वह खुद अपने हाथों से कुम्हार की छोटी सी कार्यशाला साफ करती, मिट्टी गूंथने में मदद करती, बर्तन सुखाने के लिए जगह तैयार करती और गांव के बच्चों को भी सिखाती कि मेहनत करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी यह खबर फैलने लगी कि एक गरीब कुम्हार और राजकुमारी ने मिलकर गांव में चमत्कार जैसी उन्नति ला दी है। दूर दूर से लोग बर्तन खरीदने आने लगे। किसी को दिए चाहिए होते, किसी को गमले, कोई अपने घर के लिए नए घड़े ले जाता और कोई अपने खेतों के लिए मिट्टी के कटोरे। इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुम्हार ने कभी कभी खुद पर यकीन नहीं होता था कि यही वह गांव है जहां पहले कोई खरीदार भी नहीं आता था। राजकुमारी उसे समझाती, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन सच्ची नीयत से किया गया काम हमेशा फल देता है। इसी बीच राज्य के कुछ बड़े व्यापारी भी गांव पहुंचे। उन्होंने कुम्हार के बनाए बर्तनों की खूबसूरती देखकर कहा कि यह कला तो राज्य भर में प्रसिद्ध हो सकती है। उन्होंने कुम्हार को बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मदद का प्रस्ताव दिया, पर कुम्हार ने विनम्रता से कहा कि वह तभी तैयार होगा जब गांव के हर परिवार को भी उससे बराबर लाभ मिले। राजकुमारी उसकी बात सुनकर भीतर ही भीतर खुश हुई, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि असली महानता उसी के अंदर होती है जो अपनी तरक्की के साथ दूसरों की भी सोचता है। गांव की महिलाएं भी अब मिट्टी से खिलौने, छोटी मूर्तियां और रंगीन दिए बनाना सीखने लगी थीं और कुम्हार उनके काम की सराहना करता। शाम को जब सूरज धीमे धीमे खेतों के पीछे बसने लगता, पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया सा लगता और उस रोशनी में हर घर के सामने रखे चमकते मिट्टी के बर्तनों की कतारें मानो एक नई सुबह का वादा करती। महल तक यह बदलाव देखा जा सकता था। पहले जहां ग्रामीण मामलों पर कम ध्यान दिया जाता था, अब राजा खुद कई बार गांव का दौरा करते, लोगों के हालचाल पूछते और कुम्हार तथा राजकुमारी के काम की तारीफ करते। यह देख गांव के लोग और भी उत्साहित हो जाते, क्योंकि पहली बार उन्हें लगता था कि उनकी आवाज भी महत्वपूर्ण है। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में हमेशा वही छोटा सा कच्चा घर होता था, जहां गरीब कुम्हार अपने चाक को घुमाते हुए धीरे धीरे भविष्य का आकार गढ़ रहा था। एक ऐसा भविष्य जिसमें मेहनत,
ईमानदारी और साथ मिलकर काम करने की ताकत ने पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ दिया था। आखिरकार वह दिन आया जब पूरे गांव ने मिलकर कुम्हार और राजकुमारी के सम्मान में एक बड़ा मेला रखा। चारों ओर रंग बिरंगी सजावट, मिट्टी की खुशबू और लोगों की मुस्कानें देखकर ऐसा लगता था जैसे गांव ने अपने अंदर छिपी रोशनी को आखिर पूरी तरह बाहर निकाल दिया हो। राजा भी आए और उन्होंने मंच पर चढ़कर घोषणा की कि अब से गांव को कलाग्राम कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ की मेहनत और लगन ने पूरे राज्य को प्रेरित किया है। यह सुनकर कुम्हार की आंखें नम हो गईं, पर वह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत है। राजकुमारी ने बच्चों को नए खिलौने बांटे और सभी को यह सिखाया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो सबसे गरीब हाथ भी दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। शाम को जब आतिशबाजी हुई तो पूरा आसमान रंगों से भर गया और गांव के लोग तालियां बजाते हुए कहने लगे कि यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। और जब मेले की घोषणा समाप्त हुई, सॉस आईएएस बरसबान तय गई, तो गांव के बच्चों ने हंसते हुए कहा, अब जो भी इस कहानी को सुन रहा है वह भी हमारी मेहनत की इस यात्रा को आगे बढ़ाए। हमारे गांव की तरह आप भी मुस्कानें फैलाएं, मेहनत करें। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगली बार हम आपको और भी नई कहानियां सुना सकें। उनकी मासूम हंसी के साथ पूरा मेला एक मीठी गूंज से भर गया और उसी के साथ यह प्यारी कहानी एक खूबसूरत अंत तक पहुंच गई। लेकिन सीख हमेशा दिल में जीवित रहने वाली थी।